बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट करवाया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 1 में हमने ओरल कैविटी के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं फेरिंक्स और एसोफेगस के बारे में। तो फेरिंक्स रीजन कहाँ पे होता है और एसोफेगस रीजन कहाँ पे मौजूद होता है, तो इन चीज़ों को फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर वाला कैविटी रीजन जो है, यहाँ ये नोज से जो स्टार्ट हो चुका है यहाँ तक, इस रीजन को कहा जाता है नेजल कैविटी। ये क्या है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी के बाद ये रीजन जो है, ये नीचे रीजन, ये वाला, ये रीजन जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओरल कैविटी, जो कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओरल कैविटी, मुंह वाला जो खाना है इसको क्या कहा जाता है? ओरल कैविटी, या इसको बकल कैविटी भी कहा जाता है। और इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर 3 किस्म के स्ट्रक्चर पाए जाते थे। एक था टीथ, जो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ये क्या है? ये है टीथ। और इसके अलावा इसके अंदर क्या था? ओरल कैविटी के अंदर, इसके अलावा ओरल कैविटी के अंदर था टंग, और टंग के अलावा 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर मौजूद थे। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ओरल कैविटी के बाद और नेजल कैविटी के अलावा यहाँ पर ये रीजन जो पाया जाता है, इस रीजन को कहा जाता है फेरिंक्स। ये कौन सा रीजन है? ये है फेरिंक्स। तो ये तो हो गया फेरिंक्स। अब फेरिंक्स को मज़ीद 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। वो किस तरह? सबसे पहले ये रीजन जो नेजल कैविटी के सामने है, ये रीजन, दिस एरिया विच इज़ टूवर्ड द नेजल कैविटी, इस रीजन को कहा जाता है नेजोपेरिंक्स। ये क्या है? पेरिंक्स का ही हिस्सा है, और इसको नेजोपेरिंक्स कहा जाता है, जो नेजल कैविटी के सामने मौजूद है। नेजोपेरिंक्स। अब एक एनदर रीजन है यहाँ पर, जो ओरल कैविटी के सामने है। यहाँ पर ये एरिया, ये किस चीज़ के सामने है? ये ओरल कैविटी के सामने है। तो इस रीजन को कहा जाता है ओरोपेरिंक्स। ये क्या है? ओरो मतलब ओरल कैविटी के सामने है, ओरोपेरिंक्स। और थर्ड वन जो है यहाँ पर, ये रीजन जो है ये लेरिंग्स के सामने है। थोड़ी देर में हम लेरिंग्स को भी डिस्कस करेंगे कि ये लेरिंग्स कहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल अब लोगों को ये मानना होगा कि ये रीजन कहाँ पे हैं, ये टूवर्ड द लेरिंग्स हैं। तो पेरिंग्स का वो रीजन जो लेरिंग्स के सामने है, इसको कहा जाता है लेरिंजोपेरिंग्स। लेरिंजोपेरिंग्स। तो ये तो हो गया पेरिंग्स और उसके पार्ट्स। अब पेरिंग्स के बाद आगे 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमने एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। तो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, इसको मैं शेड करने जा रहा हूँ। इस पोर्शन को कहा जाता है लेरिंग्स। ये क्या है? लेरिंग्स। और लेरिंग्स का ये ओपनिंग पोर्शन जो है, ये वाला आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। लेरिंग के इस ओपनिंग वाले पोर्शन को कहा जाता है ग्लोटिस। इसको क्या कहा जाता है? ग्लोटिस। और लेरिंग्स के नीचे यहाँ पर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने रेड कलर से शेड किया हुआ है, ये क्या है? इसको कहा जाता है ट्रेकिया। ये क्या है? ट्रेकिया, या इसको वाइंड पाइप भी कहा जाता है। इसको वाइंड पाइप भी कहा जाता है। वाइंड पाइप। ये हवा वाली नाली है। ये आगे जा चुकी है कहाँ पे? लंग की तरफ। ये कहा जा चुकी है लंग्स की तरफ। इसके अलावा यहाँ पर एक अनदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है ट्रिकिया के पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के
सामने, मतलब ट्रिकिया और वर्टेब्रल कॉलम इन दोनों के बीच में ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एसोफेगस। एसोफेगस, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को एसोफेगस कहा जाता है और ये तकरीबन 10 इंच लॉन्ग होता है। 10 इंच, ये 10 इंचेस लॉन्ग होता है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये है वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, या जिसको बैकबोन भी कहा जाता है। ये हो गया वर्टेब्रल कॉलम। तो एसोफेगस कहाँ पे मौजूद है? ये ट्रिकिया और वर्टेब्रल कॉलम इन दोनों के बीच में मौजूद है और ये जा चुका है नीचे, रन करता है कहाँ पे? हमारे नेक रीजन में, और इसी तरह थोरैसिक रीजन में नीचे की तरफ चला जाता है और इवेंचुअली पहुंच जाता है कहाँ पे? स्टोमक में। तो इसके एंड में क्या मौजूद है? इसके एंड में स्टोमक नीचे मौजूद है, जो कि आने वाले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर भी है। ये टंग जो है इसके बैक साइड पे यहाँ पर एक और छोटा सा टुकड़ा नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस। इसको क्या कहा जाता है? एपिग्लॉटिस, इसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के अलावा यहाँ पर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक दाना नुमा स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है यूवला। इसको क्या कहा जाता है? यूवला। तो अब इस डायग्राम को समझने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि पेयरिंग्स के अंदर फूड के साथ क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ओरल कैविटी के अंदर जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया, यहाँ पर फूड का क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत मैकेनिकल डाइजेशन भी हो जाता है और इसके अलावा केमिकल डाइजेशन भी हो जाता है। और फूड जो है ये एक बाल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और इस बाल लाइक स्ट्रक्चर को फिर क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बुलस। इसको क्या कहा जाता है? इस बाल लाइक स्ट्रक्चर को बुलस कहा जाता है। अब ये बुलस जो है ओरल कैविटी के अंदर, यहाँ से इसको पुश किया जाता है आगे कहाँ पे? पेरिंग्स रीजन की तरफ। तो इब्तिदा में ये फूड जो है यहाँ पर इसका ये स्वॉल्विंग प्रोसेस जो है ये वॉलंटरी होता है, मतलब इसका ये आगे की तरफ मूवमेंट जो होता है ये वॉलंटरी होता है, हमारे काबू के अंदर होता है। अगर हम चाहें तो इसको आगे भी बेच सकते हैं और अगर ना चाहें तो इसको पीछे भी माउथ के ज़रिए बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इब्तिदा में इस बुलस का ये मूवमेंट जो होता है या स्वॉल्विंग प्रोसेस जो है, आगे निगलने का जो प्रोसेस है, ये वॉलंटरी होता है, हमारे काबू में होता है। लेकिन एक दफ़ा जब ये यहाँ पर इस ओरल कैविटी जो है इसके बैक साइड पे, मतलब इस रीजन में जब ये पहुँच जाए यहाँ पर, तो इसका ये मूवमेंट क्या हो जाता है? इसका ये मूवमेंट इनवॉलंटरी हो जाता है। फिर इसको हम पीछे की तरफ, मतलब माउथ की तरफ इसको वापस नहीं ला सकते, तो ये इनवॉलंटरी हो जाता है। तो आगे चला जाता है कहाँ पे? ये फूड चला जाता है आगे पेरिंग्स रीजन में। अब ये फूड जो बुलस फॉर्म में मौजूद है ये आगे आ गया पेरिंग्स रीजन में। अब पेरिंग्स रीजन में यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है ये एसोफेगस की तरफ चला जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो है ट्रेकिया की तरफ, मतलब लाइंग की तरफ। तो ये फूड जो है इसको इस रास्ते पे जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये चांस भी होता है कि ये इस साइड पे भी चला जाए। लेकिन इस साइड पे इस फूड को प्रिवेंट करने का जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो क्या होता है? वो होता है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस जो है ये ग्लॉटस, मतलब लेरिंक्स का जो ओपनिंग है इसके ऊपर बैठ जाता है और यहाँ पर क्या करता है? फूड की एंट्री को ये रोक देता है, ये एपिग्लॉटिस। तो ये चला जाता है आगे कहाँ पे? ये चला जाता है आगे हमारे एसोफेगस के अंदर और नीचे फिर चला जाता है स्टोमक की तरफ। और एसोफेगस जो है, एसोफेगस की दीवारों के अंदर स्मूथ मसल मौजूद होती हैं और वो स्मूथ मसल क्या करती है? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं और इसी तरह ये फूड जो है बुलस की फॉर्म में ये नीचे चला जाता है कहाँ पे? स्टोमक की तरफ। और एसोफेगस का ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट जो है इसको कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट।
यहाँ पर क्या होता है, एसोफेगस में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जगह जगह पे, और इसी तरह इस फूड को आगे भेज दिया जाता है स्टोमक की तरफ। और इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को क्या कहा जाता है, इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इसको कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब इसके बाद पढ़ते हैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। तो पेरिंग्स और एसोफेगस जो है, इन दोनों के रिलेटेड उन्होंने यहाँ पर 4 साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन 1 को। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को सिंपली मैंने SI से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फर्स्ट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये ओरल कैविटी के अंदर जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है, तो ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म का क्या मतलब है, या रिफ्लेक्स एक्शन का क्या मतलब है, इससे मुराद ये है कि ये सलाइवा का सिक्रीशन जो है ये ऑटोमेटिकली होता है। जब हम किसी अच्छे फूड को देखते हैं, या हमें किसी अच्छे फूड की स्मेल आती है, या हम किसी मज़ेदार खुराक के बारे में सुनते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, मतलब ब्रेन जो होता है, वो स्टिमुलेट हो जाता है, और वो क्या करता है, सलाइवा की सिक्रीशन को यहाँ पे स्टार्ट करता है। तो ये सलाइवा सिक्रीशन जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसके बाद साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन 2 में उन्होंने क्या लिखा है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन 2 में उन्होंने लिखा है कि ये पेरिंग्स रीजन जो है, ये दोनों के लिए क्या है, एक पासेज वे है। एक तो ये फूड के लिए पासेज वे है, और दूसरा ये कि यहाँ से ईयर की एंट्री भी होती है, ईयर की, हवा की, और ये ईयर जो है ये भी आगे की तरफ इसी तरह चला जाता है, और ये फिर पहुंच जाता है कहाँ पे, यहाँ पे नीचे की तरफ, और ये इसी तरह ट्रीकिया के अंदर चला जाता है। तो ये पेरिंग्स रीजन जो है ये दोनों के लिए गुजरगाह है। किस चीज़ के लिए, ईयर के लिए भी, और इसके अलावा ये फूड के लिए भी एक गुजरगाह है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन नंबर 3। तो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन नंबर 3 में वो लिखते हैं कि बाज़ औक़ात जब हम अनहाइजीनिक फूड खा लें और वो चला जाए या तो एसोफेगस के अंदर या नीचे चला जाए कहाँ पे, स्टमक की तरफ, तो ये अनहाइजीनिक फूड जो है बाज़ औक़ात हमारा स्टमक जो है या एसोफेगस जो है, या सिंपली हम कहें हमारा बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये होता है कि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है, यहाँ ऊपर साइड से जो खुराक आ रहा था, किसके थ्रू, एसोफेगस के वाल के अंदर जो मसल मौजूद है उनके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो नीचे आ रहा था, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि ये रिवर्स हो जाता है। जब हम कोई अनहाइजीनिक फूड वगैरह खा लें, तो ये फूड वापस चला जाता है कहाँ पे, कुछ इस तरह, और ये वोमिटिंग की शक्ल में हम बाहर निकाल देते हैं, कुछ इस तरह, वोमिटिंग की शक्ल में, वोमिटिंग। तो अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट का ये रिवर्स हो जाना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट, या सिंपली आप इसको एंटी पेरिस्टालसिस भी कह सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया एंटी पेरिस्टालसिस, ये हो गया एंटी पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस का उलट, उसके खिलाफ। तो ये तो हो गया 3rd साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। अब लास्ट वन है 4th वन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। तो 4th वन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन में उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है यूवुला के बारे में। यहाँ पर ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो मौजूद है जिसको यूवुला कहा जाता है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि जब यहाँ पे स्वॉल्विंग का प्रोसेस होता है, जब हम फूड को आगे निगल लेते हैं, तो इस दौरान ये फूड क्या करता है, इस यूवुला रीजन को पोस्टीरियरली, मतलब पीछे की तरफ ये पुश कर देता है, ताकि क्या हो जाए, ये नेज़ल कैविटी का एरिया जो है, ये खाना जो है ये बंद हो सके और इसके अंदर फूड की एंट्री ना हो सके। तो ये यूवुला क्या करता है, ये नेज़ोपेरिंग का ये रीजन जो है ये इसको बंद कर देता है, ताकि फूड आगे ना चला जाए नेज़ल कैविटी के अंदर। तो ये क्या करता है, एक तरह का
फूड को प्रिवेंट कर देता है उसकी एंट्री को नेज़ल कैविटी के अंदर। तो ये था थोड़ा बहुत पेयरिंग्स और स्वाल्विंग के बारे में और साथ में एसोफेगस के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। लास्ट में एक पॉइंट और यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर ओरल कैविटी के अंदर थोड़ा बहुत केमिकल डाइजेशन भी हुआ और इसके अलावा मैकेनिकल डाइजेशन भी हुआ, लेकिन ये दो रीजन जो हैं, एक पेरिंग्स और दूसरा एसोफेगस, इनके अंदर कोई डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता। ये सिंपली क्या है, एक पैसेज वे है किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, ताकि आगे चला जाए कहाँ पे, स्टोमक की तरफ, और फिर स्टोमक से आगे ये इंटेस्टाइन की तरफ चला जाए। तो ये दो रीजन जो है ये सिर्फ एक पैसेज वे का काम करते हैं, यहाँ पे कोई मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन वगैरह नहीं होता। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोमक के अंदर फिर फूड के साथ क्या होता है।